ठीक है। गुड मॉर्निंग अभिषेक, उज्ज्वल, पम्मी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले है कि हम लोग किस किस चीज़ की क्लास लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक जो ओवरमैन माइनिंग सेदार जो एग्जाम होता है ना, मान लो किसी का भी जो वैकेंसी आता है CCL, ECL, BCL, WCL, ओवरमैन माइनिंग सरदार कोर्स की तैयारी करवा रहे हैं। उसी में था कि इस बार ECL में था कि बहुत सारे क्वेश्चन EMT से आ गए थे ना ECL वाले एग्जाम में, इसलिए अब है कि EMT पे भी फुल फोकस है। उसका भी तीनों वॉल्यूम जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज है, साथ में क्या MCQ आ सकता है, वो सारा क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा। लेजिस्लेशन, इसमें जो भी माइंस रूल एक्ट वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारे लेजिस्लेशन वाले। अगर किसी को है कि हाँ सिर्फ माइंस एक्ट का क्लास करना है, माइंस रूल्स का क्लास करना है, क्रेज का क्लास करना है, BTR का क्लास करना है, तो उस तरीके से भी क्लास ले सकते हैं। और लास्ट में एक नया कोर्स लॉन्च किए हैं, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, IREL, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताएंगे। तो हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर करेंगे। CMR 2017, माइंस एक्ट 1952, माइंस रूल्स 1955, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल 2010, माइंस रेस्क्यू रूल 1985, MBTR 1966, माइंस क्रेच रूल। साथ में क्या कवर करेंगे, माइन वेंटिलेशन, इन्वायरमेंट, ओपन कास्ट माइनिंग मशीनरी, अंडरग्राउंड माइनिंग मशीनरी, ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग और माइन पंप्स। ये सारा कोर्सेज कवर किया जाएगा, ठीक है। डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ये नहीं कि शॉर्टकट करवा कर भाग जाएंगे, नहीं, डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि क्वेश्चन अगर आए उस टॉपिक से तो क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। साथ में हम लोग ये EMT का अलग से करवा रहे हैं, जो EMT का एक लाइव क्लास अभी स्टार्ट होगा। और ये जो अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी आया हुआ है ना, वो आया हुआ है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, मतलब जो रेयर एलिमेंट हो ना उसका ये लोग एक्सट्रैक्शन करता है। तो ये भारत सरकार का उपक्रम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंपनी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। इसका जो मेन ऑफिस है वो वीर सावरकर मार्ग नियर सिद्धि विनायक टेम्पल, प्रभा देवी, मुंबई में है, ठीक है ना। इसमें अभी वैकेंसी आया हुआ है। क्या है वैकेंसी, ये पहले एक तरीके से देखो, IREL क्या है, मिनी रत्ना कंपनी है, होता है जैसे कोल इंडिया महारत्ना है। CCL वगैरह क्या है, मिनी रत्न है, तो ये भी मिनी रत्न कैटेगरी के अंदर में आता है। इसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पास है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, मुंबई में है। इसका डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इंडिया में प्लांट है, कहाँ कहाँ है, केरला में है, तमिलनाडु में है, फिर उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स उड़ीसा में है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, मान लो एक्सट्रैक्शन जो करता है ना, इल्मेनाइट और रूटाइल, जिरकॉन, सिलिमनाइट, गार्नेट, ETC वगैरह का वो एक्सट्रैक्शन करता है, माइनिंग करता है, और साथ में इसका प्लांट भी है। अब ये क्या है कि अभी ये ज्वाइंट वेंचर एक स्टार्ट करने जा रहा है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ। और साथ में अभी क्या करने वाला है, कमिंग मतलब कंपनी जो है ना, रेयर अर्थ एंड टाइटेनियम थीम पार्क एट भोपाल मध्य प्रदेश में एक प्रोजेक्ट लाने जा रहा है, ठीक है। तो कंपनी खराब नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। और अभी जो इसी मतलब ECL WCL का तैयारी किया होगा उसके लिए तो एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा कि थोड़ा सा और हम जो पढ़ा देंगे वो करके जाने पे एग्जाम तो निकल जाएगा, रिटेन वगैरह जो भी है, फर्स्ट लेवल एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है ना। ओपनिंग डेट कब से स्टार्ट है इसका, रजिस्ट्रेशन का 17 जून से स्टार्ट हो चुका है। और जो क्लोजिंग डेट है वो 7 जुलाई तक है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट 7 जुलाई तक का है, और 17 जून से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है।
इसमें जो डिप्लोमा ट्रेनिंग, इसमें जो क्वालिफिकेशन ही मांगा है, डिप्लोमा इन माइनिंग, जो 3 ईयर वाला डिप्लोमा होता है वही क्वालिफिकेशन है इसमें। टोटल सीट 19 है। 19 में है कि माइनिंग भी है इसमें, ठीक है, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सब के लिए तो टफ हो जाता है, क्योंकि ये है कि IREL जो है ना, ये डिग्री लेवल पे भी कोर्स निकाल, मतलब वैकेंसी निकालता था। तो उस केस में था कि उस केस में इसी तरीके से टोटल 20 सीट ही था, तो उसमें से 12 लोग माइनिंग वाले थे, सिलेक्शन जो हुआ था फाइनल। तो इसमें भी क्या है, माइनिंग वाले का ही ज़्यादा चांस होता है होने का। टोटल 19 सीट है, अनरिजर्व 8 है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 2 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 है, और EWS के लिए 2 है। ठीक है, ये सीट हो गया टोटल। इसमें जो पैसा मिलता है स्टार्टिंग में है कि जिसका सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उसको मंथली स्टाइपेंड 33,750 का मिलेगा, प्लस HRA, जो भी HRA रहेगा, परसेंटेज रहेगा कंपनी का 10%, 12%, वो एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है ना। और जब 1 ईयर का जो प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो उसको फिर जो ग्रेड पे या बोलो पे स्केल जो होता है ना, वो 25,000 से लेके 6800 के पे स्केल पे रखा जाता है, जहाँ पे बेसिक प्लस DA, HRA, जो भी है, PF वगैरह सारा चीज इसके अंदर आता है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें यह है कि 26 साल का है। तो ये देखो कि बहुत लोग डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका एज क्रॉस कर जाता है। तो जो भी एलिजिबल हैं अभी, मतलब अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कर दें। 26 साल एज लिमिट मांगा हुआ है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी कुछ है कि मैक्सिमम जो 26 है ना, अगर वो OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 29 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकता है। SC ST वाले अगर हैं तो वो 5 साल और जोड़ दो, मतलब 31 ईयर तक वाले एलिजिबल है, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन हो गया। सेकंड में क्या है यहाँ पे कि SC ST कैंडिडेट के लिए क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा होना चाहिए। परसेंटेज कितना हो जाए, 50%। और जनरल वाले या OBC वालों के लिए क्या होना चाहिए, 60%। तो बहुत लोग हैं कि इस जगह पे भी छट जाएंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज को ध्यान में रखते हुए फॉर्म भर दो। फॉर्म का फी कितना है, 472 रुपया है, ठीक है ना। 472 रुपया फॉर्म का फी है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है इसमें, इसमें फर्स्ट में रिटन टेस्ट होता है, फर्स्ट लेवल टेस्ट जिसको बोला जाता है। और सेकंड में होता है या स्किल टेस्ट, रेट टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कुछ टाइपिंग वगैरह दे देगा करने के लिए, वर्ड वगैरह हम कुछ दे देगा बनाने के लिए। या साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, जो रेलवे भी लेता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो ये सारा टेस्ट में कोई एक टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है कि इंटरव्यू जो होता है ना, स्किल टेस्ट मतलब या ट्रेड टेस्ट, वो इंटरव्यू हो गया, ठीक है ना। तो माइनिंग वाले को इंटरव्यू ही लिया जाता है। अब बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सब्जेक्ट नॉलेज क्या होना चाहिए, जो डिप्लोमा में पढ़ा हुआ रहता है ना, स्टार्टिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सेक्शन ए से वो क्वेश्चन रहेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला। ओम्स लॉ का फॉर्मूला बता दो। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज पूछता है सेक्शन ए में। सेक्शन बी में हो गया नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। माइनिंग वाले का माइनिंग का क्वेश्चन पूछेगा, मैकेनिकल वाले का मैकेनिकल का, केमिकल वाले का केमिकल का क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा है, ठीक है ना। तो माइनिंग का जो भी क्वेश्चन है वो सिंपल क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हम लोग ओपनिंग ऑफ डिपॉजिट कर रहे हैं, जो फर्स्ट कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो बॉक्स कट होता है ना। इंडिया में जो कॉल फॉर्मेशन हुआ है किस थ्योरी पे बेस्ड है, इन सीटू थ्योरी पे बेस्ड है। साइड कास्टिंग कौन सा मतलब मशीन करता है ओपन कास्ट में, ड्रैग लाइन करता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। लेकिन वही होता है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि इस सब के बारे में ज़्यादा लोग को जानकारी नहीं होती है। हम आज मोबाइल में किसी का कमेंट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल कल गिर गया है, उसका टच काम नहीं कर रहा है, अभी उसको देंगे बनने के लिए, अगर बनेगा ठीक है, नहीं तो नया मोबाइल खरीदेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, वही बोले, देखो ये उज्जवल जो है ना, उज्जवल एग्जाम दिया हुआ है इसका।
इसमें जनरल इंजीनियरिंग के बहुत क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ईयर वाले पीसीएम के, मतलब फर्स्ट ईयर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह होता है ना, सिंपल जोड़ घटा गुना भागा, एलसीएम एमसीएम एचसीएम वगैरह, वही सब क्वेश्चन कुछ हो जाता है। ठीक है, बहुत इजी रहता है पेपर। कैसे अप्लाई करें? ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसका साइट वगैरह बता देंगे, मैसेज में लिंक भेज देंगे, ठीक है ना, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। हाँ, IREL में एज 26, जहाँ जनरल वालों के लिए एज 26 है। फील्ड वाला भर सकता है, फील्ड वाला नहीं भर सकता है। ठीक है, ये पेपर ऑन हो गया। और पेपर 2 में क्या होता है, थोड़ा बहुत जीके रहेगा, थोड़ा बहुत जो एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला क्वेश्चन रहेगा, और कुछ क्वेश्चन जनरल इंग्लिश का रहेगा। तो पेपर 100 में 50 मार्क्स लाना होता है, मेरिट लिस्ट में कम से कम नाम आने के लिए। और पेपर 2 में 25 मार्क्स लाना है मिनिमम, इतना मार्क्स लाना है। उसके बाद जो मान लो अलग से कट ऑफ डिसाइड करेगा, उस बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब मिनिमम है कि मान लो दोनों में, एक में 50 एक में 25 लाना होगा, उसके बाद जो कट ऑफ लाएगा उस कट ऑफ को क्रॉस करना होगा। तो फिर है कि जो फर्स्ट लेवल है वो आदमी निकल गया, अब सेकंड लेवल में इंटरव्यू होगा, ऐसा है। ठीक है, जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा, सारा MCQ क्वेश्चन रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, माइनिंग वाले को इसलिए हम बोल रहे हैं एग्जाम देने के लिए, क्योंकि एग्जाम का हैबिट बना हुआ रहेगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। घर से बाहर जाकर एग्जाम देना है, तो उसका मेंटल जो टेंशन होता है ना, प्रेशर होता है, कि उसको तुम लोग इजीली हैंडल कर पाओ। इसलिए कि एग्जाम जितना दो, जितना इंटरव्यू देना है दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे होता है ना सिम्फर वगैरह में, प्रोजेक्ट असिस्टेंट का वैकेंसी आते रहता है डिप्लोमा बेसिस पे। कुछ नहीं, वो 100 रुपया का मांगता है, 100 रुपया फॉर्म फी लेता है, बाकी तुमको ज्वाइन करना है या ना करो, पैसा 25,000 रुपये देता है वो भी, लेकिन है कि इंटरव्यू में जरूर अटेंड करो, क्योंकि इंटरव्यू में तरह तरह का क्वेश्चन तुमको मिलेगा, नया नया क्वेश्चन मिलेगा। और वो जो प्रेशर जो झेल लिया है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। हम जब पढ़ाई करते थे ना, उस टाइम हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमको लगता है हम अभी तक जॉब लगने से पहले 15 या 16 इंटरव्यू दिए गए थे, ऐसा था। कहीं भी आता था माइनिंग का, चले जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, अब हो या ना हो। बहुत जगह होता था, फिर जाते नहीं थे, अपना अपने पे डिपेंड करता था, ऐसा था। तो है कि इंटरव्यू एग्जाम देते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वही जो ही मार्क्स के बारे में बता रहे थे कि मिनिमम 50 और मिनिमम इधर 25 लाना जरूरी है, और SC ST वालों के लिए या PWD वालों के लिए 45 और 22 मार्क्स लाना जरूरी है। जब पेपर स्टेज 1 कोई क्वालिफाई कर लेगा, स्टेज 1, ठीक है ना, तो स्टेज 2 के लिए क्या है, 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा। मान लो 19 वैकेंसी है, तो मतलब 57 लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, और इसमें क्या है, जो फर्स्ट में ही ज्यादा मार्क्स ले आया है, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम में, रिटेन एग्जाम में ये स्कोर कर लिया है, जो सेकेंड लेवल होता है ना सिर्फ क्वालिफाइंग, मान लो उसमें मिनिमम मार्क्स रख दिया कि 20 मार्क्स, कि आपको 20 मार्क्स सिर्फ लाना है, वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसमें पास करने का मतलब खाली पास करना है, ये मार्क्स जुड़ेगा नहीं मेरिट बनने में। मेरिट में क्या है कि जो फर्स्ट लेवल एग्जाम दिए हुआ है ना, जो रिटेन टेस्ट हुआ है, बस उसी एग्जाम को, मतलब जो रिटेन टेस्ट लिया हुआ है, उसी एग्जाम में मार्क्स लेते आना है, उसी के बेसिस पे वो रैंकिंग बनाएगा। ये सेकेंड एग्जाम है सिर्फ क्या, पास करने के लिए, कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, खाली इसको पास करना है, इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं, ये इसमें फायदा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटेन टेस्ट ओनली। द मेरिट लिस्ट फॉर फाइनल सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटेन टेस्ट। मतलब इसमें ये जो है ना क्वालिफाइंग नेचर का जो होता है सेकंड लेवल, इसका मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिक्योर द क्वालिफाइंग मार्क्स।
ठीक है ना। रिटेन टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ होगा? मुंबई में होगा, पुणे में होगा, बाहर ही होगा, झारखंड में नहीं है। केरल में हो गया, त्रिवेंद्रम या कोची जो बोलो केरल में ही है। उड़ीसा हो गया, भुवनेश्वर और कटक में उड़ीसा में। ये महाराष्ट्र में हो गया, ये केरल का स्टेट के अंदर आ गया, ये उड़ीसा के अंदर आ गया। ठीक है ना। तो ये 6 जगह टेस्ट सेंटर है। 2 ऑप्शन मिलेगा टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का, इसलिए एग्जाम दो और घूम के भी उधर से आ जाओ। ठीक है, ये था कोर्स डिटेल। सबको समझ में आ गया कोर्स डिटेल हम क्या बताए थे? अब जिसको अप्लाई करना है वो अप्लाई कर देना। एग्जाम में क्या आएगा उसका भी पीडीएफ मिलेगा क्या सर प्लीज? हाँ, वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम तैयार करके तुम लोग जो जो क्वेश्चन है आया हुआ है एग्जाम में, वो क्वेश्चन का पीडीएफ भी तुम लोग को हम लोग पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप में। ठीक है ना, वो देख लेना कि क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ, क्वेश्चन का लेवल क्या है। ठीक है, कोई तो हाँ या ना बोलो। ठीक, और स्टार्ट करते हैं डीजे देशमुख। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1। एकदम बेसिक स्टार्ट कर, इसमें जो सेकंड चैप्टर है ना वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ कोल और कोल फील्ड्स इन इंडिया जो सेकंड चैप्टर है ना वो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर सेकंड के बाद कंप्लीट करवाएंगे उसको। ठीक है ना। इसमें एनर्जी के बारे में बात करें। एनर्जी जो होता है अवेलेबल है हम लोगों के पास। एनर्जी इज अवेलेबल टू मैन फ्रॉम, कहाँ कहाँ से हम लोग के पास एनर्जी आता है? या फ्यूल से आता है। फ्यूल में क्या आ गया? सॉलिड, लिक्विड, गैस, न्यूक्लियर। सॉलिड में क्या हो गया? कोक, कोल से ही कोक बनता है। कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, चारकोल हो गया, बगास हो गया। ये बगास क्या होता है? जैसे ये जो गन्ना वाला होता है ना, गन्ना से जूस निकाल दिया, बाकी जो बच गया है ना वही बगास होता है। ठीक है ना। तो उसका भी यूज मतलब जला उला के हम लोग क्या एनर्जी के लिए यूज करते हैं। देखो बगास वही होता है। क्या होता है? गन्ने से रस निकालने के बाद बचा हुआ सूखा जो अवशेष बचता है ना, जिसका उपयोग बिजली जनरेटर आदि के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो कहाँ कहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलता है? फ्यूल हो गया, लिक्विड में क्या हो गया? डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोलटार वगैरह जो भी हो उसके थ्रू हम लोग को एनर्जी मिलता है। गैसियस एनर्जी मतलब क्या हो गया? लाइटिंग गैस, कोक ओवन गैस, प्रोड्यूसर गैस, जो भी गैस है ना उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। नेचुरल गैस, वाटर गैस, जो भी गैसेस से हम लोग एनर्जी ले रहे हैं। और लास्ट में क्या हुआ है? न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम बेस्ड एनर्जी होता है ना, यूरेनियम, थोरियम, ये सब न्यूक्लियर वाला एलिमेंट है ना। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से मिल गया? फ्यूल से मिल गया, बायोगैस से मिला। बायोगैस क्या होता है? देखो ये बायोगैस प्लांट, ठीक है ना। ये बायोगैस प्लांट क्या होता है? बायोगैस से कैसे लेते हैं? इसे मान लो ये घर, ठीक है ना। घर से जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है, टॉयलेट वगैरह से जो भी कूड़ा कचरा निकल रहा है, या गाय वगैरह का जो भी है ना, गोबर वगैरह, एनिमल का वेस्ट जो भी हो गया, सबको क्या करते हैं एक जगह साथ में मिक्स करती हैं। डाइजेस्टर जिसको बोला जाता है। अब वहां पे क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु वगैरह होता है ना। ऑक्सीजन का अपसेंट में क्या करते हैं? जो भी बैक्टीरिया, जो भी मतलब ये सब है ना, डोमेस्टिक वेस्ट जो भी निकल रहा है उसका वो वहां पे डिग्रेडेशन करते हैं। और जिसके कारण वहां से जो गैस बनता है ना, गैस डोम जो बनता है, गैस के कारण क्या होता है देखना, ये हमेशा पहले के टाइम में ये घर में यूज किया जाता था। ये क्या है कि स्टार्टिंग मान लो इस लेवल पे रहा, ठीक है ना। अब जब अंदर में गैस बना ना तो इसके कारण ये ऊपर उठ जाता है। और यहाँ से पाइप कनेक्शन करके ले जाओ, और इसके थ्रू थ्रू लाइटिंग वगैरह घर में जला सकते हो। तो एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। कुछ वैसा स्टोव वगैरह आ गया जो इसके थ्रू जल सकता है, तो वो भी जला सकते हो। तो ये बायोगैस प्लांट होता है। ठीक है। तो एनर्जी बायोगैस के द्वारा अवेलेबल। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर से मतलब क्या? जैसे हम लोग टरबाइन मतलब क्या करते हैं, ये हो गया, डैम वगैरह होता है ना, डैम का फाटक हो गया, ये पानी जो गिर रहा है, पानी से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो टरबाइन है ना, पेन चेंज कर ले रहे हैं।
ये टरबाइन हम लोग चलाते हैं। टरबाइन से क्या होता है, जनरेटर घुमाते हैं, जनरेटर से जो बिजली जनरेट हो रहा है वो ट्रांसफार्मर से फिर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रो पावर प्लांट से हम लोग एनर्जी जनरेशन करते हैं। ठीक है। थर्ड में क्या हुआ, सन से, सोलर पैनल वगैरह यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं। ये सनलाइट हो गया, फोटोवोल्टेइक पैनल्स हो गया, जो छत पे सभी के लगा हुआ रहता है सोलर पैनल, और फिर वो इन्वर्टर बैटरी वगैरह होता है। तो यह एनर्जी हम लोग सन से इस तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, विंड एनर्जी, मतलब होता है ना पवन चक्की चलाकर, ये विंड एनर्जी, हवा चलेगा तो ये पवन चक्की हिंदी में जो बोलते हैं ये घूमेगा, जिसके द्वारा क्या होगा फिर इसका भी यूज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। है ना। यहाँ पे क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और साथ में इसके साथ क्या अटैच होता है, गियर बॉक्स स्पिन्स ए जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गियर बॉक्स क्या करता है, जो जनरेटर का मतलब जो काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसके द्वारा क्या करता है, वो जो जनरेटर चलता है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये विंड एनर्जी के द्वारा भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इसके द्वारा भी हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। सी वेव, सी वेव क्या हो गया, समुद्र में इस तरीके के बीच में बना दिया गया है। जब सी वेव तरंग आता है ना समुद्र में, जब वेव आता है तो उस केस में ये देखो, ये जो है ना यहाँ पे भी वही काम करता है कि टरबाइन रहता है, टरबाइन घूमता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स होता है। हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या होता है, जैसे देखो ये गर्म पानी दिख रहा है, वाष्प है ना, वाटर वेपर निकल रहा है ना, तो जो स्टीम निकल रहा है ना, वो स्टीम का यूज देखो, हॉट वाटर है ना, ये स्टीम का यूज हम लोग क्या कर रहे हैं, टरबाइन को घुमाने में। और टरबाइन क्या कर रहा है, जनरेटर को घुमा रहा है, जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से क्या कर रहे हैं हम लोग, बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो हॉट वाटर स्प्रिंग से भी हम लोग एनर्जी ले सकते हैं। इंटरनल हीट ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो मतलब क्या, ज्वालामुखी जो होता है, जैसे तो ये है ना ज्वालामुखी, तो इसका जो इंटरनल हीट होता है ना, उसके थ्रू भी हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा चीज हम यहाँ लिखा हुआ वही लिखे हुए हैं कि एनर्जी अवेलेबल टू मैन फ्रॉम, ये फ्यूल हो गया सॉलिड लिक्विड गैस न्यूक्लियर, साथ में कहाँ से, बायोगैस से, हाइड्रो पावर, सन से, द विंड से दिखाएं, पवन चक्की वगैरह, सौर पैनल भी दिखाएं, टरबाइन कैसे घूमता है, पानी से वो भी दिखाएं, हॉट वाटर स्प्रिंग, समुद्र में जो वेव आता है, और इंटरनल हीट ऑफ वोल्केनो से। तो ये सारे से हम लोग को एनर्जी मिलता है। लेकिन अभी क्या है कि समुद्र में जो वेव आ रहा है और जो वोल्केनो से जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो अभी प्राइमरी स्टेज में है। मतलब इस पे अभी काम चल ही रहा है कि किससे कैसे हम लोग इससे इजी तरीके से हम लोग एनर्जी निकाल पाए, एनर्जी निकाल कर यूज कर पाए। तो ये भी क्या है, प्रिलिमिनरी स्टेज में है। ठीक है। तो एनर्जी का कौन कौन सा सोर्स हम लोग के पास हो गया है, ये पता चल गया सभी को यहाँ से। अब होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। जो हिंदी में पढ़ते थे हम लोग, नवीकरणीय, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जो हिंदी वालों को थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। और नॉन रिन्यूएबल मतलब अननवीकरणीय, मतलब क्या है, रिन्यूएबल मतलब क्या है कि जिसका हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, वो बर्बाद होने वाला नहीं है। और नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या है कि जिसका एक बार यूज कर लें दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, जिससे एक बार एनर्जी ले लिए दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वैसा है। तो जैसे सन रिन्यूएबल में क्या आ गया, सोलर एनर्जी, कभी इसका एनर्जी खत्म नहीं हो सकता है। ये बायोमास एनर्जी, जो बायोगैस हम लोग बना रहे हैं, घर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, वो लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। हवा से जो हम लोग पवन चक्की चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जियोथर्मल एनर्जी है, जो हॉट वाटर से हम लोग स्प्रिंग से ले रहे थे, वो भी कभी खत्म होने वाला नहीं है। हाइड्रो पावर एनर्जी है, डैम वगैरह से जो पानी हम लोग टरबाइन घुमा के बिजली जनरेट जो करते हैं। तो ये सारा क्या हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब उसके एनर्जी को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है।
और दूसरी ओर क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। सबसे पहले इसके अंदर कोयला आ गया। बोला जाता है ना कि कोयला 2050 में इंडिया में खत्म हो जाएगा, जो ऐसा सब बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, मतलब क्या, कोयला निकलते जा रहा है, कोयला खत्म होते जा रहा है, उसे एनर्जी निकाल लेते हैं, फिर बाकी बर्बाद हो जाता है वो। उसी तरीके से फॉसिल फ्यूल जो भी है, लकड़ी वगैरह जो भी है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, जंगल का कटाई हो रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि कहीं एग्जाम में आता है ना कि कोयला फॉसिल फ्यूल है कि नहीं। तो कोयला क्या है, फॉसिल फ्यूल है। ये हम लोग का जब कोल इंडिया का एग्जाम हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। मतलब जीवाश्म ईंधन बोला जाता है, ठीक है ना। फॉसिल फ्यूल मतलब क्या, जीवाश्म ईंधन। ये सभी लोग को बेसिक पता है, लेकिन ये सब सारा टर्म इसमें यूज किया हुआ है। हम कह चलो एक बार वो सभी को रिकॉल करवा देते हैं। इसी तरीके से यूरेनियम, थोरियम वगैरह जो भी है, सब क्या लिमिटेड अमाउंट में है जमीन के अंदर, उसको एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, उसके बाद एनर्जी उससे लिया जा रहा है। तो ये सब क्या है, एक्सटिंक्ट होने वाला है, मतलब आगे चलकर ये आने वाले जनरेशन को हो सकता है ना मिले। तो ये सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है। बायोगैस तो बता ही दिए थे। अब होता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो होता है ना, एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेज, एक होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज मतलब क्या, जो चला आ रहा है, पुराने जमाने से जो चला आ रहा है। नॉन कन्वेंशनल मतलब क्या, जो अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। तो पुराने जमाने से क्या चला आ रहा है, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। फायरवुड मतलब क्या, जलावन की लकड़ियां होता है ना, कि जंगल से लकड़ी तोड़ के ले आया, उसको जलावन पर्पज के लिए यूज कर रहा है। काउ डंग वगैरह क्या हो गया, ड्राई डंग, मतलब काउ डंग एक होता है यूज, वर्ड होता है। ये काउ डंग का मतलब होता है गोबर। तो ड्राइड गोबर मतलब सूख, जो गोबर सूख जाता है, उसके द्वारा भी क्या हम लोग एनर्जी उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यवसायिक पर्पस के लिए हम लोग क्या, जैसे पावर प्लांट वगैरह में क्या यूज करते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज करते हैं। और नॉन कमर्शियल मतलब घरेलू पर्पस के लिए हम लोग जलावन की लकड़ियां हो गया, या गोबर वगैरह जो हो गया, स्ट्रॉ वगैरह जो हो गया, ये सारा यूज करते हैं। ये हो गया कन्वेंशनल सोर्स है, जिसको डिवाइड किया गया कमर्शियल, नॉन कमर्शियल में। और नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया, इधर जो भी है ये क्या है कि सब नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है ना, मतलब समाप्त होने वाला रहता है ये सब सारा चीज, अननवीकरणीय वाला है, ठीक है ना। कोयला समाप्त हो जाएगा, पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा, लकड़ी समाप्त हो सकता है, वैसा वाला चीज है। इधर क्या है, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो अभी नया नया आया है फील्ड में, जिसपे अभी रिसर्च का काम चल ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होता है। तो डिफरेंस भी है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो क्या था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग एंड कैन बी स्टोर्ड आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल में क्या हो गया, कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली, मतलब अभी ही यूज होना उसका स्टार्ट हुआ है। नहीं नहीं, मतलब द सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली, मतलब अभी हाल फिलहाल तक यूज किया जा सकता है, फ्यूचर में हो सकता है ये समाप्त हो जाए। उल्टा बोल दे रहे हैं, एक मिनट। इसमें क्या है कि द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड ओनली रिसेंटली, मतलब जिसका यूज करना अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट किए हुए हैं, तो वो सारा किसके अंदर आता है, नॉन कन्वेंशनल में। ये क्या होता है, दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इसका द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एबंडेंट, मतलब कभी समाप्त होने वाला नहीं। बस सूरज के पास क्या कभी एनर्जी समाप्त होने वाला है, नहीं। हवा कभी रुकने वाला है, नहीं। तो ये सारा होता है नॉन कन्वेंशनल, और ये कन्वेंशनल, ठीक है। ये हम इसलिए बताए हुए हैं क्योंकि आगे टर्म यूज किया गया था, इसलिए। तो इसमें क्या है कि अबाउट जो हाफ द एक्चुअल एनर्जी कंजम्पशन है ना इंडिया में, वो कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। जैसे स्टील पावर प्लांट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री हो गया। तो वहां पे हम लोग क्या मेनली यूज करते हैं, कोयला, न्यूक्लियर ऑयल वगैरह, या न्यूक्लियर जो एलिमेंट वो यूज करते हैं, या हाइडल मतलब क्या, हाइड्रोथर्मल मतलब जो हम लोग एनर्जी डेवलप कर रहे हैं ना, टरबाइन घुमाकर डैम वगैरह का पानी के थ्रू,
तो ये सारा होता है। और जो अदर हाफ जो एनर्जी हम लोग कहाँ से लाते हैं, वो लकड़ी मतलब जलावन की लकड़ी से लाते हैं, या जो खेती करते हैं उसका जो वेस्ट निकलता है उसके थ्रू, या एनिमल के एक्सक्रेटा से जैसे गोबर वगैरह हो गया उसके थ्रू। तो ये सब में कोयला का परसेंटेज का कितना शेयर है, कि जो भी एनर्जी हम लोग प्राप्त करते हैं ना, उसमें से 59.5% एनर्जी हम लोग कहाँ से मिलता है, कोयला से मिलता है। इसलिए देखते हो ना, अभी जब कोरोना आया हुआ था उसमें था ना कि पावर प्लांट में कोयला का शॉर्टेज हो जा रहा है, मतलब क्या 60%, किसी में अप्रोक्स 60% हो गया ना, कि 60% एनर्जी जो हम लोग डेवलप कर पा रहे हो कोयले से कर पा रहे हैं। पेट्रोलियम ऑयल वगैरह से कितना 27%, हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट से कितना हो गया 12.5%, और न्यूक्लियर से मात्र हम लोग 1% ही कर पाए हैं। और जो विंड वगैरह एनर्जी है ना, पवन चक्की वगैरह घुमाकर, उसका बहुत अभी लिटिल कंट्रीब्यूशन हो पाया है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। उस सब पे अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, तब है कि हम लोग कोयला वगैरह का अल्टरनेट तो ढूंढ पाए हैं, लेकिन उसको इफेक्टिव तरीके से अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जब पूरी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा तो उस केस में कोयला वगैरह का भी प्रोडक्शन बंद कर देगा उस टाइम। ठीक है, थोड़ा किसी कमेंट देख लेते, कुछ डाउट वगैरह हुआ है क्या, किसी कुछ डाउट वगैरह हो रहा है। मतलब ये सारा डीजे देशमुख का ही चीज है, ठीक है ना। किसी कुछ डाउट हो रहा है, अंकित, ब्रिज किशोर, पंकज, सौरभ, सुब्रत, है ना। मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी समझ में आ गया, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी समझ में आ गया है, कोयला का कितना शेयर है 60% एनर्जी जनरेशन में, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जा रहा है यहाँ से, इंडिया का रैंक कितना है कोल प्रोड्यूसिंग करने में, तो द टॉप 6 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। पहला चाइना में आ रहा है, सेकेंड में इंडिया आ रहा है। ये याद करने की जरूरत नहीं है डाटा। पहला चाइना है, दूसरा इंडिया है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा ऑस्ट्रेलिया, 6 नंबर में रसिया है। ये कम से कम टॉप 3 याद करके रखना है, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट में इंडिया आ रहा है। अब ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में बात करते हैं। तो जो कोयला का जो हुआ है फॉर्मेशन, वो दो थ्योरी पे बेस्ड है, ड्रिफ्ट थ्योरी और इन सितु थ्योरी। तो इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में जो भी कोयला बना हुआ है ना, कोयला का फॉर्मेशन हुआ है, वो ड्रिफ्ट थ्योरी पे बेस्ड है इंडिया में। तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, जो क्वेश्चन IREL में आ रहा है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और इन सितु थ्योरी कहाँ है, यूके वगैरह में जो है ना, उधर जो फॉर्मेशन हुआ है वो इन सितु थ्योरी पे हुआ है। और थोड़ा हल्का सा बताते हैं कि ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है, इन सितु थ्योरी क्या होता है। तो देखो इंडिया में क्या हुआ है, पेड़ पौधा खड़ा था, ठीक ना, ये खड़ा है, ठीक है ना, अपने जगह पे है। अब क्या हुआ है, तूफान आया, आंधी आया, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, भूकंप आया, उसके द्वारा क्या हुआ, पेड़ पौधा गिर गया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, इसको पानी ले जाकर बहाया और एक जगह ले जाकर इसको डिपॉजिट कर दिया, पेड़ पौधा क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो मान लो ये भी सीधा खड़ा था, ये दो एग्जाम्पल, गिरा हुआ पेड़ है, मतलब ये गिर गया। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जब पानी वगैरह पड़ा, साथ में क्या हुआ, सैंड डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे मिट्टी का लेयर आके बैठ गया, ठीक है ना। पहले पेड़ पौधा आ गया, यहाँ पे मान लो पेड़ पौधा, इसके ऊपर सैंड आ गया, क्ले आ गया, मिट्टी बोलो, इसके ऊपर सैंड आ गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर कुछ साल के बाद क्या हुआ, फिर कुछ वैसा सिचुएशन हुआ, फिर से क्या हुआ, पेड़ पौधा फिर बह के आया, उसके ऊपर फिर से मिट्टी का लेयर आ गया, फिर सैंड आ गया,
इस तरीके से ये प्रोसेस चलते हैं। तो इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रमाण इस तरीके से मिला है। इंडिया में क्यों बोला जाता है ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब बह कर आया है, क्योंकि ये जो प्रूफ में मिला है ना, जैसे कोई ये हो गया कोयला सिम, ठीक है ना, इस तरीके से कोयला सिम मिलता है। देख रहे हो कोयला कैसे दबा हुआ है ना। ये ओबी हो गया, जिसको ओपन कास्ट में ओबी बोलते हैं, ये कोयल कोल हो गया। और दिखाते हैं एक दो फोटो, देखो ये सारा क्या है, ओबी हो गया। तो ओपन कास्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ओबी को ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके हटाते हैं। ये ओबी हट जाएगा तो क्या है, सिर्फ कोयला बचेगा। तो इस कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं हम लोग। और अंडरग्राउंड में क्या करते हैं, ये जो कोल सीम है ना, इसी में सीधा हम लोग अपना गैलरी बनाते हैं, इसी में अपना रास्ता बनाते हैं, सीधा कोयला सिम में ही जाते हैं। और उसके बाद बोर्ड एंड पिलर लॉन्गवाल जो भी मेथड है उसके थ्रू द्वारा हम लोग इसको यहाँ का कोयला निकालते हैं। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला जो भी ओवरलाइंग स्ट्राटा वो भी है उसको नहीं छेड़छाड़ करते, वो रहने देते हैं। अगर डिप्लेयरिंग विथ केविंग करते हैं तो उस केस में ये इसको गिरने के लिए अलाउ कर देते हैं। ओपन कास्ट में क्या करते हैं, पहले इसको हटाएंगे तो ये कोयला निकलेगा। अब ये कोयला जब निकल गया है तो फिर ये जो ओबी दिख रहा है ना, ये ओबी को हटाएंगे, फिर इस कोयले को निकालेंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये कोयला का सीम हो गया। तो कोयला इसी तरीके से पाया जाता है। ओपन कास्ट माइंस में जाकर देखना, इसी तरीके से कोयला दिखता है, ठीक है। एक फोटो कहाँ चला गया, अच्छा ठीक है। तो ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या था, इंडिया में जो भी पेड़ पौधा मतलब फॉर्मेशन हुआ है ना कोयले का, वो ड्रिफ्ट थ्योरी के बेसिस पे हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि कहीं कहीं है कि जो कुछ पेड़ पौधा को जो अंश मिला है ना, वो इस तरीके से मिला, सीधा नहीं मिला है। कि सीधा अगर रहता है, सीधा वाला कहाँ मिला है, यूके वगैरह में मिला है। इंडिया में कैसा मिला है कि ये जो ट्रंक, ये इस तरीके से मिला हुआ है। और यही मान लो कि पत्थर वगैरह के बीच में या कोयला के बीच में कभी कभार ऐसा निकल जाता है। तो मतलब इंडिया में इसलिए बोला जाता है कि जो भी कोयले का फॉर्मेशन हुआ है वो ड्रिफ्ट थ्योरी पे बेस्ड है। तो क्या बोलता है, देखो यहाँ पे ये ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप के कारण या टोर्नेडो वगैरह के कारण और अदर कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये सारे जो पेड़ पौधे थे वो गिर गए। ट्रीज फेल डाउन एंड द प्लांट मटेरियल एंड ट्रीज वेयर ड्रिफ्टेड टू लेक। मतलब क्या किया, जो पानी पड़ा, पानी के कारण क्या हुआ, उस तूफान में, आंधी में, पानी बरसात में, सुनामी में बह कर वो झील, नदी, समुद्र में जहां पे जाके डिपॉजिट हो गया। और उसके साथ में क्या हुआ, साथ में बालू और सैंड और मिट्टी भी जाके उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। जब डिपॉजिट हुआ तो उसके बाद क्या हो रहा है कि मान लो ये पेड़ पौधा डिपॉजिट हो गया, नहीं यहाँ पेड़ पौधा आ गया है, इसके ऊपर सैंड हो गया है, इसके ऊपर मिट्टी हो गया, जो भी हुआ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी हो गया है, तो बैक्टीरियल एक्शन के कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर, हीट डेवलप हो रहा है, जिसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो पेड़ पौधा था ना वो चेंज होने लगा, धीरे धीरे वो कोयले में कन्वर्ट होने लगा। तो क्या हुआ, ये प्रोसेस जो था कि एक बार पहले पेड़ पौधा डिपॉजिट हुआ, इसके ऊपर ये सारा मटेरियल आया, फिर से दोबारा वही प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहा। तो उस केस में क्या हुआ कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो यहाँ पे दबा हुआ है, ठीक है ना, वो तो अपने वेट के कारण साथ में जो ओवरलाइंग वेट है, जो ऊपर वाला जो भी मटेरियल आके बार बार डिपॉजिट हो रहा है, मिलियन ईयर्स पहले, मतलब 4,000 मिलियन साल ईयर पहले की बात है, ये डिपॉजिट होते रहा, जिसके द्वारा क्या हुआ, वहां पे हीट जनरेट हुआ ड्यू टू कंप्रेशन। और उसके बाद वहां पर बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हुआ, बैक्टीरियल एक्शन हुआ इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो प्लांट मटेरियल था धीरे धीरे वो हार्ड सेमी बर्न सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग कोयला बोलते हैं। और क्या हुआ उसी टाइम, क्या हुआ कि जब मान लो बैक्टीरियल एक्शन हो रहा था ना, तो साथ में वहां पे गैस का भी एवोल्यूशन हुआ, साथ में वहां पे गैस भी निकला। और वो गैस को क्या हुआ कि गैस को निकलने की जगह नहीं मिला,
तो वहीं पे कोल सीम में ही ट्रैप हो गया। तो जो हम लोग अभी मीथेन वगैरह मिलता है ना, वो क्या होता है, जो बोलते हैं ना कि हाँ कोयला से में मीथेन मिल सकता है, मतलब कैसे, जब कोयला का फॉर्मेशन हो रहा था, जब बैक्टीरियल एक्शन हुआ, जब बैक्टीरिया पेड़ पौधा को डिके कर रहा था, तो साथ में वो जो गैस निकल रहा था ना, वो गैस क्या हुआ, बाहर नहीं निकल पाया, वो कोलसिम में ही ट्रेप्ड हो गया। जगह जगह पॉकेट बना के, मान लो ये कोलसिम बन रहा था, यहीं बीच में पॉकेट बना के यहाँ पे गैस भर गया। भाई गैस बाहर नहीं निकल पाया, तो ये जब कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बोला जाता है ना गैसीय है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, मतलब मिथेन होने के चांस है। मतलब कैसे, उसी टाइम से मिथेन जो है ना, उस जगह पे फॉर्मेशन हो गया था। और साथ में जो मिट्टी था, जो कले जिसको बोल रहे हैं, और जो मिट्टी हुआ, वो लास्ट में सेल में कन्वर्ट हो गया। और जो बालू वगैरह था, सेंड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सैंड स्टोन में। ठीक है, मिट्टी क्या हुआ, सेल में कन्वर्ट हो गया, और सैंड किस में हो गया कन्वर्ट, सैंड स्टोन में कन्वर्ट हो गया। और जो गैस निकला वो मीथेन वगैरह, जो भी गैस वहां ट्रैप हो पाया, वो गैस निकल गया वहां पर, वो मतलब गैस मिल गया वहां पे। तो इस तरीके से मिथेन उसी टाइम का फॉर्मेशन का है, मिथेन बना, सेल सैंडस्टोन कैसे बना, कोयला कैसे बना, ये तुम लोग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखो, ये जो हार्ट दिख रहा है ना, हम लोग बता सकते हैं ये सैंडस्टोन है। ठीक है ना, ये जो भी है ये सैंडस्टोन है, क्योंकि सेल जो रहेगा ना, वो हल्का सा ब्लैक कलर का रहेगा, वो इतना हार्ड नहीं रहता है। जिसको फील्ड में अब देखने का एक्सपीरियंस हो गया, जैसे हम लोग है कि देख के ही दूर से पता देते हैं कि हाँ ये सेल है, यहाँ पे सैंडस्टोन है, यहाँ पे बैंड है, इस तरीके का चीज। ठीक है, तो इंडिया का में जो फॉर्मेशन हुआ, बस इंडिया के बारे में बताए हुए हैं। और बाकी अदर कंट्री में क्या हुआ है, मतलब यूके वगैरह में ये जो पेड़ वगैरह है ना, सीधा जमीन के अंदर चला गया, सीधा। तो ये जो पोर्शन मिला हमेशा सीधा ही मिला, क्योंकि कभी कभी मिल गया वैसा, जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा था, तो जब मिला तो बताया कि अच्छा वहां पे इन सीटू थ्योरी पे बेस्ड है। मतलब क्या, ट्रीज वगैरह जो भी था कि अभी सरफेस पे है, उसी जगह पे सबसाइड कर गया, उसी जगह पे धंस गया। फिर इसके ऊपर सैंडस्टोन का डिपॉजिट हो गया, फिर पेड़ वगैरह हुआ, फिर उसी के ऊपर धंस गया वहीं पे। इस तरीके से जो यूके, यूएस, लंदन वगैरह में जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है ना, वो इन सीटू थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, ये सबको पता ही होगा कि कोयले का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ड्रिफ्ट थ्योरी, इन सिटी थ्योरी। लेकिन हम थोड़ा डिटेल में बता दें कि मीथेन गैस कहाँ से आया, सेल कहाँ से आ रहा है, बना मिट्टी से सेल बन गया, क्ले से, और सैंड से सैंडस्टोन बन गया। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ये बहुत वीवीआई वाला चीज है कि लिग्नाइट जो होता है ना, नीवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो लिग्नाइट का ही सिर्फ माइनिंग करता है, उसको हम लोग ब्राउन कोल बोलते हैं। मतलब उसका कलर है ना, ब्लैक नहीं होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ब्राउन कलर, मतलब हल्का ब्राउन कलर का होता है। अब है कि कोयला का जानते ही हम लोग कि कोयला का कितना होता है, चार प्रकार का कोयला होता है। एंथ्रासाइट है ना, देखो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, अब बीच में फिर एक डिवीजन आ गया सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, तो पीट को बोल सकते हैं कि वो कोयला नहीं है, वो मतलब थोड़ा सा कन्वर्ट होके पेड़ पौधा ही ज्यादा मिलेगा, उसमें कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एंथ्रासाइट क्या हो गया, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन बोलो एंथ्रासाइट में। वो स्लाइड लग रहा सेव नहीं होना, तो ठीक है वो देख लेंगे। क्या हुआ, जब मान लो जो ज्यादा टाइम तक जमीन के अंदर रह गया, ठीक है ना, और हीट टेम्परेचर उसको मिलते रहा, तो वो एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। और जिसको उससे थोड़ा कम मिला, वो बिटुमिनस में कन्वर्ट हो गया।
उससे और जिसको कम मिला वो सब बिटुमिनस में, उसके बाद लिग्नाइट, उसके बाद पीट में। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन का परसेंटेज है ना, वो किस में है? एंथ्रासाइट में। और सबसे जो लीस्ट कार्बन का परसेंटेज है वो किस में है? पीट में। पीट को एक तरीके से कोयला, थोड़ा बहुत कोयला मिल सकता है उसमें, नहीं तो वो पेड़ पौधा ही उसमें मिलेगा ज्यादा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि सब बिटुमिनस को है ना, लिग्नाइट और बिटुमिनस के बीच रखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये हो गया एंथ्रासाइट, ठीक है ना, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये चार हम लोग जान लेते हैं, एक पीट होता है। तो क्या होता है, एक सब बिटुमिनस आ गया ना, वो उसके अंदर बिटुमिनस का भी क्वालिटी है, प्रॉपर्टीज हो, लिग्नाइट का भी प्रॉपर्टीज है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब बिटुमिनस। ठीक है, तो एंथ्रासाइट हुआ, बिटुमिनस हुआ, सब बिटुमिनस हुआ, लिग्नाइट हो गया, पीट हो गया। वुड, लास्ट में वुड बोला जाता है। वुड, पीट, लिग्नाइट, bituminous coal and anthracite are the main stages of the formation from plant material to the coal. Anthracite being the final stage or rank. हायर रैंक मतलब जो एंथ्रासाइट है, हायर रैंक क्या इंडिकेट करता है कि उसमें कार्बन का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट कोल, मतलब प्योर कोयला है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि उसमें हीटिंग वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब उसको जब जलाएंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कार्बन प्लस हाइड्रोजन पे। ठीक है, कार्बन तो मान रहे कि कार्बन बहुत ज्यादा होता है एंथ्रासाइट में, लेकिन हाइड्रोजन अगर ज्यादा होगा तब फिर बोलेंगे कि हाँ उसका हीटिंग वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। तो ये नहीं बोल सकते हैं कि एंथ्रासाइट कोयला है तो अच्छा क्वालिटी का है लेकिन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा, हीटिंग वैल्यू देगा, ये नहीं बोल सकते। वो डिपेंड किस पे करता है हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल? वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल। ठीक है, अब मान लो वुड से, लकड़ी से, पेड़ पौधा ही था ना, वुड से कन्वर्ट क्या हो गया? एंथ्रासाइट कोल बन गया है। कैसे बना है? वुड से एंथ्रासाइट कोल, कोयला कैसे बना है? तो इसमें क्या हुआ है? हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होते गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होते गया है, और कार्बन का परसेंटेज धीरे धीरे इंक्रीज होते गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्या हुआ है, धीरे धीरे जो पेड़ पौधा था वो कोयले में कन्वर्ट होते गया। कैसे कन्वर्ट होते गया है कि देखो यहाँ पे क्या, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट इज accompanied बाय प्रोग्रेसिव एलिमिनेशन ऑफ, क्या क्या एलिमिनेट हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, धीरे धीरे उसका परसेंटेज घटा है, और कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो कोयले में क्या क्या प्रेजेंट होता है। जैसे कोयले में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, एस होता है, वोलेटाइल मैटर होता है, और फिक्स्ड कार्बन होता है। ये जब अल्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो ये सारा चीज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, फिक्स्ड कार्बन होता है। तो जो भी इनऑर्गेनिक मैटर उस टाइम मिक्स्ड हो गया ना, ऑर्गेनिक नहीं, मतलब पेड़ पौधा क्या है? ऑर्गेनिक है। साथ में जो भी इनऑर्गेनिक मैटर जो मिक्स्ड हो जाता है ना, तो वही कोयले में क्या होता है? एस के रूप में प्रेजेंट होता है। तो क्या है? द इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल and whatever got mixed with it during the buildup of heavy plant deposit constitute what is known as ash। मतलब कोयले का जो फॉर्मेशन होता है, अगर उस टाइम जो भी इनऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है वही एश का फॉर्मेशन करता है। तो इसका कैसे परसेंटेज निकालते हैं वो हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है कोयले का, एंथ्रासाइट कोल का सबसे हाईएस्ट होता है 1.5 मान के चलते हैं एंथ्रासाइट का, और लोएस्ट होता है लिग्नाइट का, जिसका हम लोग 1.2 मान के चलते हैं। और बाकी जो हम लोग कोयला एक्सट्रैक्शन करते हैं वो बिटुमिनस कोयला अगर होता है तो कभी 1.28 से 1.4 तक वेरी करता है। ठीक है ना, कभी 1.3, कभी 1.2,
1.32 मान लिया, ऐसा करके वो वेरी करता है। वो सब सारा चीज उसका प्रॉपर्टीज वगैरह चेक करते हैं, सिंपल वगैरह में कोयला का सैंपल देते हैं तो वो बताता है कि हाँ आपका कोयला का स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह क्या है। ठीक है। लिग्नाइट का क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है। वो 2400 किलो, मतलब 1 kg अगर लिग्नाइट कोयला जलाएंगे ना तो 2400 किलो कैलोरी हम लोग को ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग बिटुमिनस कोयला जलाएंगे तो 1 kg जलाने से कितना, जो 2500 से लेकर 6600 तक का किलो कैलोरी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, कि टाइम के साथ धीरे धीरे टाइम बढ़ते गया, मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में पीट रहा, कम टाइम जिसको मिला वो पीट बना, जिसको उससे ज्यादा टाइम मिला वो ब्राउन कोल मतलब लिग्नाइट बना। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया सब बिटुमिनस से बिटुमिनस, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। हीट एंड प्रेशर मिला, धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर। जो सबसे ज्यादा डेप्थ पे रहेगा उसमें कार्बन परसेंटेज का चांस ज्यादा रहेगा, और उसको वही कोयला को हम लोग एंथ्रासाइट भी बोल सकते हैं। पीट को तो यहाँ लिखा हुआ पीट नॉट ए कोल, लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोल बोलते हैं। बिटुमिनस सॉफ्ट कोल होता है, एंथ्रासाइट हार्ड कोल होता है। जो ब्राउन कोल लिग्नाइट है उसमें लो हीट कंटेंट है, सल्फर का भी कंटेंट लो है, और लिमिटेड सप्लाईज इन मोस्ट एरिया, मतलब सिर्फ तमिलनाडु वगैरह वाला ही कुछ एरिया मिलता है ना। और ये जो बिटुमिनस कोयला है इसी का हम लोग एक्सटेंसिवली यूज एज ए फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स हीट हाई हीट कंटेंट एंड लार्ज सप्लाई। और सबसे ज्यादा जो पूरा इंडिया में जो मिलता है वो बिटुमिनस कोयला ही मिलता है, और इसमें सल्फर कंटेंट हाई होता है। ये भी हाईली डिजायरेबल एंथ्रासाइट कोयला, मतलब एंथ्रासाइट कोयला भी है, इसमें कार्बन परसेंटेज हाई है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री वगैरह के लिए अच्छा चीज़ है। लेकिन वही उस पर डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, उसका हीटिंग वैल्यू उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और ये भी क्या है, बहुत लिमिटेड एरिया में मिलता है, जम्मू कश्मीर वाले कुछ एरिया में मिलेगा, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ एरिया में मिलेगा। एंथ्रासाइट कोयला सभी जगह नहीं मिलता है। अगर हाँ कि मान लो एंथ्रासाइट कोयला जम्मू कश्मीर में जो आज के टाइम में अगर उसको और कुछ जो अभी बिटुमिनस वगैरह अगर कोयला होगा वहां पे, अगर उसको कुछ और 100 साल, 100 मिलियन, 200 मिलियन टाइम मिल जाएगा तो हो सकता है वो बाद में जाकर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा है। ठीक है ना। इंडिया में जो बात करते हैं थिकेस्ट कोलसिम का, ये तो बुक में 140 मीटर दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में जो वैल्यू है ना 132 मीटर है। जो झिंगुर्दा सिम है, झिंगुर्दा टॉप सिम, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता है कि थिकेस्ट कोलसिम इन इंडिया, तो उसको झिंगुर्दा टॉप सिम बोला जाता है। झिंगुर्दा टॉप क्यों बोला जाता है पता है, जैसे मान लो उस जिस सिम का नाम रख दिया झिंगुर्दा, ठीक है ना, ये झिंग जगह का नाम होगा तो इसके लिए झिंगुर्दा रख दिया। अब एक दो सिम होगा मान लो वहां पे, नहीं तो ऐसा भी होता है कि एक सिम है इधर से आया और यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरीके से। ठीक है ना, बीच में ड्रिफ्ट बन गया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये बॉटम हो गया, ये टॉप का सिम हो गया। तो झिंगुर्दा टॉप सिम जो है उसका थिकनेस कितना है, 132 मीटर। ये वर्ल्ड का सेकेंड थिकेस्ट सिम है इंडिया में। ठीक है ना, इंडिया का थिकेस्ट सिम है और वर्ल्ड का सेकेंड थिकेस्ट सिम है। इंडिया में क्या होता है कि अगर कोई कोल सिम जिसका थिकनेस 1.2 मीटर या उससे कम रहता है ना, तो हम लोग उसका एक्सट्रैक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी मशीनरी वगैरह अगर यूज करेंगे ना तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा हम लोग का। मतलब जितना कोयला निकालने में बेच कर उससे जितना पैसा नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है हम लोग उस सब कोयला को छोड़ देते हैं, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। लेकिन यही सिम अगर जो जर्मनी ब्रिटेन वगैरह मिले ना तो उस सब के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि 1 और 1.2 मीटर भी थिक सिम रहेगा ना उसका भी वो लोग एक्सट्रैक्शन कर लेता है, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छा है, वो निकाल लेता है। ठीक है। ये थोड़ा डाटा रट लेना कि इंक्रीजिंग डेप्थ, सबसे ज़्यादा डेप्थ पे कौन मिलेगा, एंथ्रासाइट मिलेगा। इधर से इधर आ रहे हैं तो डेप्थ बढ़ रहा है। ठीक है ना, एंथ्रासाइट बिटुमिनस, बीच में क्या आ जाएगा, सब बिटुमिनस।
अगर पूछेगा किसमें प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंथ्रासाइट वाले में टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा है तो वो भी नीचे की ओर इंक्रीज होगा। प्रेशर टेम्परेचर टाइम, ठीक है ना, तीनों सबसे ज़्यादा एंथ्रासाइट में होगा। रैंक, रैंक क्या है, रैंक वन ये हो गया, रैंक टू ये, रैंक थ्री ये, रैंक फोर, ठीक है ना। कार्बन कंटेंट किसमें ज़्यादा होगा, एंथ्रासाइट वाले में 85 से 95% के लगभग होता है, परसेंटेज एग्जैक्ट कल बता देंगे, ठीक है ना। हाइड्रोजन किसमें ज़्यादा होगा, सबसे कम हाइड्रोजन इसमें, क्योंकि क्या हुआ था, ऑक्सीजन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज धीरे धीरे कम होते गया और कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज होते गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कम होते गया, मतलब क्या है, एरो ऊपर नीचे से ऊपर है, मतलब ऊपर की ओर इंक्रीज कर रहा है, नीचे की ओर डिक्रीज है। और यहाँ एरो क्या है, ऊपर से नीचे है, मतलब क्या है कि ऊपर की ओर कम कार्बन है, नीचे की ओर ज्यादा कार्बन है। तो वोलेटाइल मैटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सब नीचे वाले में कम है और नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब क्या, ऊपर वाले में जा रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कल हम लोग कोयला ग्रेड के बारे में पढ़ेंगे, तो रैंक का परसेंटेज एग्जैक्ट तुम लोग बता देंगे हम कि रैंक किस कोयले में कितना परसेंटेज कार्बन होता है वो, ठीक है। साथ में कोयला का ग्रेड, स्टील ग्रेड वन, वासरी, ये सब जो भी है, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल क्या होता है, केकिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है, बम कैलोरीमीटर क्या होता है। अब कुछ कुछ है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है कि गोंडवाना पीरियड में कोयला का फॉर्मेशन किधर हुआ है ना। ब्राकर फॉर्मेशन भी बोलते हैं, रानीगंज मेजर भी बोला जाता है कि रानीगंज तरफ जो फॉर्मेशन हुआ है वो रानीगंज मेजर के थ्रू हुआ है, ब्राकर के द्वारा गिरिडीह वगैरह में हुआ है, और गोंडवाना में झिंगुर्दा वगैरह जो हुआ है गोंडवाना पीरियड में हुआ है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसके बाद कौन सा एरिया में कहाँ पे क्या कोयला का डिस्ट्रीब्यूशन है वो देख लेंगे कल के। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। NaCl, क्वीन ऑफ कोल। ठीक है, आया समझ में सभी को कि किसी को दिक्कत भी हुआ समझने में। नहीं, इंडिया में ड्रिफ्ट थ्योरी पे ही बेस्ड है, इन सीटू थ्योरी पे